हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 5 पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है यहाँ पे हमारा रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स इन नॉलेज मैनेजमेंट। यानी नॉलेज मैनेजमेंट के लिए हम आईटी के टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है ये हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया बहुत डिटेल में। नॉलेज मैनेजमेंट मतलब जो भी नॉलेज है उसको स्टोर करना, रिट्राइव करना, प्रोसेस करना और एम्प्लॉयज के साथ उसको शेयर करना ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल और आउटपुट को बढ़ाया जा सके। सो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा रहा है नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इसमें यूज है। जो नॉलेज मैनेजमेंट है वो जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉलेज मैनेजमेंट में एग्जैक्टली क्या होता है, नॉलेज को शेयर किया जाता है। ठीक है, स्टोर किया जाता है फिर शेयर किया जाता है। तो स्टोर करने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं जिसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। So, information and communication technology are technology which facilitate the management to share knowledge and information. तो knowledge और information को share करने के लिए ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, कौन कौन से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ें, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर में ही नॉलेज वाली चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है। टेलीफोन्स हो गया, ईमेल हो गया, डेटाबेस हो गया, या डेटा माइनिंग सिस्टम। डेटा माइनिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत सारा डेटा उसमें से काम काम की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना, काम काम की चीज़ को निकाल के देना, वही होता है आपका डेटा माइनिंग सिस्टम। या सर्च इंजन, जैसे गूगल या कोई और सर्च इंजन हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट, और भी कई सारी चीज़ें होती है जिसकी हेल्प से जो है नॉलेज का शेयरिंग किया जाता है। तो कई सारे सोर्स है जिससे आप नॉलेज को शेयर करते हैं। ठीक है, फ़ोन से आप बात करके नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ये कंप्यूटर में आप लॉग इन कर सकते हैं, वहाँ से आप नॉलेज को ले सकते हैं। ईमेल से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को शेयर किया जा सकता है। ठीक है, डेटा माइनिंग के कई सारे टूल्स हैं। या वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी आप नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं, आईटी की इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से नॉलेज को शेयर किया जाता है। और ये सारे जो चीज़ें हैं, ये नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में, कम्युनिकेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपका हो गया। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो नॉलेज मैनेजमेंट में काम आती है। पहला हो गया आपका इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि सेम कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए सेम बिल्डिंग के अंदर अगर आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट है वाइड स्प्रेड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन फॉर शेयरिंग डायनामिक इंफॉर्मेशन। इंटरनेट, तो इंटरनेट में क्या हो रहा है कि कोई भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अगर इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, इंटरनेट का यूज किया जा रहा है। इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या होता है। इंटरनेट मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी कोई भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेट क्या होता है, कंपनी का अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो सिर्फ जिनको कंपनी अलाउ करेगी वही जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ से ले सकते हैं। तो इंटरनेट यानी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसमें एक तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक वेब सर्वर होता है जिसकी हेल्प से जो है इंटरनेट काम करता है। तो यही चीज़ इसमें बोली है कि इंटरनेट मतलब कंपनी का प्राइवेट सर्वर जिसकी हेल्प से आप नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। सेकेंड है आपका डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड, जैसे कोई कंपनी अपना कुछ डैशबोर्ड लगा देती है और वहाँ पे काम काम की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे बैंकों की भी अगर आप बात कीजिए तो वहाँ पे भी डैशबोर्ड लगे होते हैं कस्टमर्स के लिए, अगर आप बोले, या बैंकों के खुद के लिए जहाँ पे इंटरेस्ट रेट वो सब लिखा होता है। ठीक है, या कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं तो डैशबोर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड एक्जैक्टली क्या होता है, ये विजुअल डिस्प्ले होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीडेड टू अचीव वन और मोस्ट मोर ऑब्जेक्टिव। यानी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से सबसे काम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक सिंगल स्क्रीन में अरेंज किया जाता है, वही आपका डैशबोर्ड हो गया। जैसे कोई भी, जैसे कॉलेज होता है, कॉलेज में किसी का एग्जाम होता है तो एक बोर्ड में लिख दिया जाता है कि कौन कौन से रोल नंबर, कौन कौन से फ्लोर में कहाँ कहाँ पे मतलब उनको एलोकेशंस हुआ है। जैसे आप लोग जेबी सीएबी का एग्जाम लिखने जाते हैं तो वहाँ पे आप एक डैशबोर्ड चेक करते हैं जहाँ पे रोल नंबर का होगा कि एक रोल नंबर से 100 रोल नंबर वाले इस बिल्डिंग नंबर ए में जाएंगे। ठीक है, फिर 101 से लेके 200 उस बिल्डिंग में। तो डैशबोर्ड एक ऐसा सिंगल स्क्रीन है जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो डैशबोर्ड चेक करो तो डैशबोर्ड का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और सारी जो है एक सिंगल स्क्रीन में आपको अरेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो वही होता है आपका डैशबोर्ड। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि ये स्पेशली आपके डॉक्यूमेंट्स के काम आता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके, मतलब ये एक रिपोजिटरी है, यहाँ पे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, या कोई एक्सप्लिसिट नॉलेज जो रिटर्न फॉर्म में होती है, एक टैसिट जो इंसान के एक्सपीरियंस से आती है, नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपर्टाइज के साथ आती है। एक्सप्लिसिट नॉलेज आपकी रिटर्न जो होती है। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है ये वो रिपोजिटरी, ये वो जगह है जहाँ पे डॉक्यूमेंट को स्टोर किया जाता है।
ठीक है। तो स्पेशली आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू किया जाता है कि वो काम का है कि नहीं किया नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से भी जो है केएम से नॉलेज, केएम जो है इसको भी यूज करता है अपनी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। चौथा आपका इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इंजन। तो ये भी क्या होते हैं, ये सर्च इंजन की तरह होते हैं। ठीक है, सर्च इंजन की तरह होंगे और यहाँ पे जो है आपके इंटरनेट से जो है इन्फॉर्मेशन को ली जाती है। यानी ये भी जैसे आपका गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम आपके सर्च इंजन के तौर पे काम करते हैं, लेकिन ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सर्च इंजन जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इंजन। अगला है ग्रुपवेयर एंड वर्कफ्लो सिस्टम। ग्रुपवेयर एंड वर्कफ्लो सिस्टम क्या होता है एग्जैक्टली? ग्रुपवेयर की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर आप समझ लीजिए, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसमें लोग जो है मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, भले ही वो सेम लोकेशन में ना हो। ठीक है, तो ग्रुपवेयर यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुपवेयर में क्या होगा कि अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग एरिया से रियल टाइम बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। तो वो होता है आपका ग्रुपवेयर। इसका अगर हम एग्जांपल जानना चाहें तो जैसे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जगह से कोई किसी कंट्री में या कोई किसी सिटी में दूसरे सिटी में, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्या करते हैं, रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये आपका ग्रुपवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है लोग मिलकर काम करते हैं, भले ही वो सेम लोकेशन पे ना हो। वो होगा आपका ग्रुपवेयर। ऐसे एक आपका वर्कफ्लो सिस्टम। वर्कफ्लो सिस्टम क्या होता है? वर्कफ्लो में क्या होगा, वर्कफ्लो सिस्टम में क्या होता है कि ये एक ऐसा टूल्स है। वर्कफ्लो क्या है, एक ऐसा टूल है जिससे आप इंफॉर्मेशन के फ्लो या टास्क को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए कोई काम आपका होना है, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में अगर आपको काम कराना है, तो उसके लिए आपको वर्कफ्लो सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसको अपनी एफडी करानी है और वो बिल्कुल नया है, मतलब फर्स्ट टाइम आपकी बैंक में आया, आप उसका कोई भी खाता नहीं है, तो आप सीधे उसकी एफडी नहीं कर सकते। सीक्वेंस क्या, पहले उसको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना होगा, उसका नॉर्मल अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद ही आप उसको एफडी ओपन करोगे और फिर एफडी का रिसिप्ट आप उसको दोगे। ये प्रॉपर एक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में काम होना चाहिए। तो वर्कफ्लो सिस्टम भी इसी बात को इंश्योर करता है कि कोई भी काम अगर हम चाहते हैं, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर फ्लो है, जो टास्क है। वर्कफ्लो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से या इस टूल की हेल्प से हम किसी भी टास्क को, वर्कफ्लो सिस्टम के टूल्स की हेल्प से हम टास्क को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में पूरा कर सकते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कस्टमर को एफडी का रिसिप्ट चाहिए, एफडी ओपन करनी है, तो पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देगा, खाता उसका ओपन होगा, फिर एफडी वाला अकाउंट ओपन होगा, फिर उसको एफडी का रिसिप्ट दे। तो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वही आपका वर्कफ्लो सिस्टम। तो ये जो है और ये आपका एग्जांपल हो गया। यहाँ से भी जो है आपका केएम सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन को लेता है। सिक्स्थ आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग एप्लीकेशन। जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग एप्लीकेशन होता है, ये वो टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप टैसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। टैसिट नॉलेज मतलब आपको एक्सपीरियंस से जो नॉलेज मिलता है, ठीक है, या आपके अंदर किसी चीज की एक्सपर्टाइज है, तो आपके एक्सपर्टाइज या आपके एक्सपीरियंस की जो नॉलेज है उसको अगर किसी एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब रिटर्न किसी डॉक्यूमेंट में अगर कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग एप्लीकेशन। तो ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एप्लीकेशन एग्जैक्टली क्या होता है कि मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट डेवलप होना है, तो अलग अलग जो भी मान लीजिए 10 लोग मिलकर एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में मान लीजिए ये 10 लोग काफी एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का, किसी को 20 साल का, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बैंक में, किसी भी सेक्टर में। अब नया प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, तो इन सबसे इनका आइडिया लिया जाएगा कि आपको क्या लगता है प्रोडक्ट किस टाइप का होना चाहिए। तो इनके जितने भी आइडियाज हैं, सभी आइडियाज को एक जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, बहुत कई अलग अलग तरीके से भी ऐसा किया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सभी लोग सेम जगह पे, कोई अलग अलग कंट्री के भी लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग कंट्री के, उनसे मिला के कोई अच्छा आइडिया कुछ करना हो, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे मेल के थ्रू या किसी भी और फॉर्म में अपनी बात को शेयर कर सकते हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो लोगों के एक्सपीरियंस है उसको किसी वर्ड में कन्वर्ट करना, जिसको आगे भी लोग उसको, जैसे बोलते हैं ना, आपके एक्सपीरियंस से कुछ लोग अपनी किताबें लिख देते हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो एक तरह से जो भी उनका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उससे क्या कर रहे हैं, उसको किताब में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कोई 10 एम्प्लॉय है, वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में, बहुत सीनियर है, काफी एक्सपीरियंस है, तो उनसे कोई आइडिया लेती है कि आपको क्या लगता है ये जो नया प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। फिर सभी के आइडियाज को लेके, उनके एक्सपीरियंस को लेके, नॉलेज को लेके, एक्सपर्टाइज को लेके एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा और नए प्रोडक्ट को बना दिया जाएगा। तो वही आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग एप्लीकेशन। तो ये वो टूल्स है जिसकी हेल्प से जो नॉलेज है, टैसिट नॉलेज को
एक्सप्लिसिट नॉलेज में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट आपका डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग टूल। डेटा वेयर हाउस में क्या होता है कि डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस का बहुत सिंपल सा मतलब है कि अलग अलग जगह से जो डेटा आपके पास आता है उसको स्टोर किया जाता है। तो डेटा वेयर हाउस में बहुत सारे, मान लीजिए आपने बहुत सारी जगह से डेटा इकट्ठा किया, ये बिल्कुल वही बात है कि आपको जहाँ जो बुक पसंद आई, आप कहीं बाहर गए या कहीं रिलेटिव के घर आपको कोई बुक पसंद आई, आपने वो बुक इकट्ठी कर ली, तो वो जगह आपका डेटा वेयर हाउस। यहाँ पे आपको हर टाइप का डेटा मिलेगा। ये डेटा का स्टोरेज है, ये डेटा का एक तरह से गोदाम है जहाँ पे आपको हर टाइप का डेटा मिलेगा। माइनिंग टूल्स का मतलब क्या है? इस डेटा वेयर हाउस में से अपने काम की चीज को निकालना, वो हो जाएगा डेटा माइनिंग। माइनिंग मतलब हमें क्या चाहिए? माइनिंग, अगर आपको कोई रिपोर्ट रेडी करनी बहुत सारे डेटा के आधार पे, तो आप माइनिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए डेटा वेयर हाउस में आपके कोई भी बैंक है जिसके मान लीजिए 30 करोड़ कस्टमर है। अब उन 30 करोड़ कस्टमर का डेटा हो जाएगा डेटा वेयर हाउस। मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में आपने अपने सर्वर में 30 करोड़ कस्टमर का डेटा को सेव किया, तो वो सर्वर हो जाएगा आपका डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। डेटा माइनिंग क्या होगा? अब आप कोई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने कस्टमर है जिनका एज 60+ है, ताकि आप उनको सीनियर सिटीजन वाले प्रोडक्ट का मेल भेज सको, उनको ऑफर कर सको। तो माइनिंग क्या हो रहा है? इतने सारे 30 करोड़ लोगों में से ऐसे कौन से कस्टमर है जिनका एज 60+ है, तो ये 60 से 70 के बीच में। तो इससे क्या कर रहे हैं आप? इससे आप एक तरह से डेटा माइनिंग कर रहे हैं। तो ये सारा आपके यहाँ पे टूल्स हो गए, ऐसी चीजें होगी जहाँ से केएम जो है इन्फॉर्मेशन को लेता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि आप इंटेलिजेंस तो इस्तेमाल कर रहे हैं पर वो मशीन है। इसको आप एक तरह से मशीन लर्निंग की फॉर्म में समझ सकते हैं कि जो काम किसी भी, जैसे हम लोग सोचते हैं, कोई भी ह्यूमन बींग सोचता है, तो अगर उसी तरह से आप मशीन को ऐसी प्रोग्रामिंग दे दो कि मशीन भी इसी तरह से सोचने लगे, उसी तरह से काम करने लगे, वही हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो इसके क्या बेनिफिट्स है ये सब यहाँ पे बोला गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट न्यू टू बैंकिंग। बैंकों के लिए ये बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया नया है। इफ़ यू कंसिडर द डेफिनेशन ऑफ एआई इज द एबिलिटी फॉर मशीन टू इंटरेक्ट एंड लर्न टू डू टास्क प्रीवियसली डन बाय ह्यूमन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एग्जैक्टली होता क्या है कि मशीन को इस तरह से समझाया जाता है। मशीन में कैसे समझाएंगे? सॉफ्टवेयर बना के, ठीक है। मशीन को इस तरह से समझाया जाता है कि वो टास्क जो ह्यूमन ने पास्ट में किए हैं, ठीक है, उसी टास्क को हम मशीन को बोलेंगे कि आप इस तरह से लर्न करो, जिस तरह से ह्यूमन बींग काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मशीन को वो चीज़ सिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो काम आप करा रहे हैं, तो वही हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो मशीन लर्निंग, मशीन से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, मशीन लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज कैन बी प्रोसेस एंड डिसीजन मेड फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। सो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने मशीन के सॉफ्टवेयर में वो चीज़ इंप्लीमेंट कर दी, तो ह्यूमन बींग तो कई बार गलतियां कर सकता है या स्लो हो सकता है, बट मशीन बहुत फास्ट प्रोसेस करेगी और फास्ट डिसीजन इसमें देगी। एडॉप्शन ऑफ एआई इन बैंकिंग, बैंकिंग में किस तरह से ये अडॉप्ट किया जा रहा है? सो मोस्ट बैंक एंड क्रेडिट यूनियन आर इन अर्ली स्टेज ऑफ अडॉप्शन। तो बहुत से बैंक या जो क्रेडिट यूनियन है वो अभी वो शुरुआती स्टेज में है, ठीक है। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था नैरेटिव साइंस के द्वारा, कंजेशन विद द नेशनल बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नैरेटिव साइंस ने नेशनल बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया, और उसमें जो 32% फाइनेंशियल सर्विस के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको उनसे पूछा गया था कि एआई टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है। तो सिर्फ जो 32% थे उन्होंने कंफर्म किया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस या रिकमेंडेशंस या वॉइस रिकॉग्निशन। तो 32% ने कहा था कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा, डेटा एंड डेटा, डेटा क्या होता है? तो डेटा मतलब रॉ फॉर्म में कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन का एक पुराना रूप। डेटा को ही आप प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन से फिर आपका नॉलेज बनता है, ठीक है। तो डेटा मतलब आपकी नॉलेज का रॉ फॉर्म, आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। डेटा इज बीइंग कलेक्ट, एनालाइज एंड अप्लाइड टू सॉल्यूशन मोर एक्सटेंसिवली एंड फास्टर देन बिफोर। सो डेटा क्या? आपकी नॉलेज का रॉ फॉर्म आप समझ सकते हो। तो डेटा को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसकी एनालिसिस की जाती है, और फिर उसको सॉल्यूशन के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और आजकल जो ये काम किया जा रहा है ये बहुत ही फास्टर है। पहले कभी भी इतना फास्ट काम डेटा को लेके नहीं किया गया, क्योंकि मशीन आ चुकी, तो मशीन की हेल्प से काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन बैंकिंग, बैंकों में एआई का क्या यूज़ है, ठीक है। सो अगर हम बात करें एआई की, तो बैंकों में स्पेशली रिस्क को मैनेज करने के लिए और फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब बैंकों में ऐसा नहीं है कि आप रिस्क को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, रिस्क तो रहेगा। जैसे आप लोन दे रहे कस्टमर को, कुछ हो जाए तो रिस्क है, उसको आप कम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। या फ्रॉड अगर है तो उसको आप डिटेक्ट भी कर सकते हो। तो एआई का यूज़ बैंकों में स्पेशली इसीलिए किया जा रहा है ताकि
फ्रॉड को कम किया जाए या डिटेक्ट किया जाए, और रिस्क को कम किया जाए, मैनेज किया जाए। बहुत से जो बैंक है वो एआई के यूज़ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम एआई की हेल्प से किया जाए। ठीक है, तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और फ्रॉड के लिए बैंकों में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, पर फ्यूचर में बैंक कोशिश करेगा कि बाकी प्रोडक्ट में भी एआई का इस्तेमाल होने लगे। अभी रिसेंटली आपने शायद कोई प्रोडक्ट भी देखा होगा, किसी बैंक ने एआई की हेल्प से एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें आप एटीएम मशीन में जो है एक ऐसा एटीएम मशीन लॉन्च किया जिसमें आप गोल्ड लोन ले सकते हैं एआई की हेल्प से। ठीक है, तो इस तरीके का गोल्ड लोन का एक स्कीम किसी बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया। फ्यूचर में ये बात बहुत सी आम होगी कि ह्यूमन कम से कम होते जाएंगे, उनकी जगह एआई लेता जाएगा, और जो डिसीजन है काफ़ी फास्ट होंगे, फास्ट फॉरवर्ड, बहुत फास्ट डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है इन्हांस कस्टमर पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब हर कस्टमर के हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, सो एआई जो है पर्सनलाइज कम्युनिकेशंस एंड एडवाइस एज एनेबल बाय एआई कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय रोबो एडवाइजर। तो रोबो एडवाइजर भी है। रोबो एडवाइजर क्या होंगे कि ऑनलाइन वेल्थ मैनेजमेंट की आपको सर्विस चाहिए। अब कोई पर्सन रिच है, कोई गरीब है, या किसी के पास बहुत सारा पैसा है पर उसके पास मैनेज करने का टाइम नहीं है, तो बैंक एक ऐसे सॉफ्टवेयर देंगे, जैसे मान लीजिए वेल्थ मैनेजमेंट, तो आपका किस टाइप का वेल्थ है, किस हिसाब से आप रिस्क चाहते हैं, कितना आप रिटर्न चाहते हैं, उस आधार पे आपको अलग से एडवाइस दी जाएगी। यानी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एडवाइस दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ की जाएगी किसकी हेल्प से, आपके कस्टमर पर्सनलाइजेशंस के एआई मॉडल की हेल्प से। तो एआई को इस तरह से भी यूज़ किया जाएगा कि पर्सनलाइज बैंक मतलब पर्सन टू पर्सन बैंकिंग सर्विसेज वेरी करेगा, वही आपका पर्सनलाइजेशन, मतलब आपके हिसाब से आपको प्रोडक्ट ऑफर किया गया, आपके फ्रेंड के हिसाब से उसको एक दूसरा प्रोडक्ट ऑफर किया गया। यानी एआई इतना फास्ट है कि वो आसानी से समझ पाएगा कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज या एडवाइसेस देगा। वही आपका इन्हांस कस्टमर पर्सनलाइजेशन। तो एआई का इस्तेमाल करके आप कस्टमर को उस टाइप की सर्विसेज दे पाएंगे। बियॉन्ड रोबो एडवाइजिंग। रोबो एडवाइजिंग मतलब रोबोट ही आपको एडवाइस कर रहा है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो रोबो ही आपको हेल्प कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन काउंटर, मतलब ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है, रोबो ही आपको एडवाइस कर रहा है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगला प्रोडक्टिविटी गेन। सो एआई की हेल्प से आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, यानी आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, एआई क्या कर सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी लोन प्रोसेस करना, तो बहुत ही फास्ट करेगा। फास्ट होने की हेल्प से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो कोई भी कस्टमर है, मान लीजिए कोई भी डिसीजन आपको लेना है, तो अगर आप एआई या मशीन की हेल्प से डिसीजन लोगे तो बहुत ही फास्ट होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी गेन के लिए भी आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, तो कस्टमर का कोई भी ट्रेंड चल रहा है मान लीजिए, उस पास ट्रेंड के आधार पे वो डिसाइड कर सकता है कि किसी भी टाइप का फ्रॉड या ये सब चीज़ें ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे कोई कस्टमर है जिसके खाते में 4 से 5 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, अचानक से उसमें बड़े बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन होने लग गई। ठीक है, तो यानी या तो उसका अकाउंट किसी फ्रॉडस्टर के पास है, या वो खाते वाला जो पर्सन है वो खुद ही फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, किस तरह से, मनी म्यूल आप जानते हैं ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खाते को इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके का हो सकता है। यानी किसी भी कोई अनयूजुअल ट्रेंड, जो मान लीजिए कोई भी बैंक है तो उसके 20 करोड़ 30 करोड़ बहुत सारे खाते मतलब है, तो बैंक का इंडिविजुअल एक एक खाता नहीं चेक कर सकता, पर मशीन को आप, सॉफ्टवेयर को इस तरह से आप समझा सकते हैं कि इस टाइप का अगर ट्रेंड देखने को मिलेगा तो फिर आपको जो है थोड़ा सा इन्फॉर्म करना रहेगा। तो मशीन जो है आपको बताएगी, रिव्यू करेगी कि अकाउंट में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या पैटर्न चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग का काम आपका मशीन करेगी। ठीक है, तो मशीन की मॉनिटरिंग से क्या है, आप आसानी से कोई भी जो फ्रॉड है टाइमली उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फिटजी एक मशीन लर्निंग टूल है जो मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट को रियल टाइम में जो है इवेल्यूशंस करता है, तो मतलब बहुत ही फास्ट जो है डेटा को चेक करता है, प्रोसेस करता है। अगला बेटर कस्टमर रिकमेंडेशंस। सो एआई मॉडल क्या करता है कि कस्टमर को समझता है। ठीक है, एक तो हमने देखा था कि पर्सनलाइज कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो। इसके अलावा एआई क्या करता है, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कराता है। कैसे, रिकमेंडेशन और एडवाइजेस एज पर कस्टमर, मतलब जैसा कस्टमर को सर्विस चाहिए उसी के हिसाब से उसको रिकमेंडेशन मिलती है। जैसे कोई पर्सन को पर्सनल लोन चाहिए, कुछ और चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल के कई सारे ऐप है। ठीक है, वो ऐप क्या करते हैं, कस्टमर के कितने खर्चे कर रहा है वो, कितनी वो सेविंग है, उसके आधार पर सारा चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि वो खुद ही कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है जो कि उसको चाहिए। ठीक है, तो जो रूटीन टास्क है इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को उस आधार पे दिया जा रहा है जिस जो कस्टमर चाहता है। यानी वो क्या कर रहा है, अब जैसे कोई पर्सन क्या कर रहा है, बार बार जाके किसी भी मतलब
एज इट इज अगर हम बात करें तो कोई स्टाफ किसी की ट्रांजेक्शन बार बार नहीं चेक कर सकता, पर आपका कोई सॉफ्टवेयर है वो चेक कर सकता है। एआई को मालूम है कि कब किस अकाउंट में कितना पैसा है, कौन किसको कितना पैसे का जरूरत है, कौन किस हिसाब से खर्चा करता है। ठीक है, तो उसके खर्चों के आधार पर वो डिसाइड कर सकता है कि इसको कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। अब किसी पर्सन के अकाउंट में मान लीजिए बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और कोई फेस्टिवल का सीजन है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या उसको रिकमेंडेशन दिया जा सकता है कि पर्सनल लोन आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बैलेंस कम है। अब एक एक खाते में तो स्टाफ चेक नहीं कर सकता, पर सॉफ्टवेयर को मालूम है कि किस अकाउंट में कितना पैसा है, एआई को सब मालूम है, तो उस आधार पे वो टाइमली ये सब चीज़ें सही टाइप के प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है डेटाबेस मैनेजमेंट एडिंग वैल्यू टू कस्टमर सर्विस इन रिटेल बैंकिंग। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट को कैसे यूज़ किया जा रहा है कस्टमर की वैल्यू ऐड करने के लिए, मतलब कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए कैसे डेटाबेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें बहुत सिंपल सी बात बोली गई दोस्तों कि आजकल का टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और अगर आप रिटेल बैंकिंग की बात करो तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है बैंकों के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉम्पिटिशन के टाइम पे आपको अपने कस्टमर को रिटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी क्या है, पूरा कट थ्रोट कंपटीशन है, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बिल्कुल कट थ्रोट वाली कंडीशन है। तो ऐसे टाइम पे कोई भी जो बैंक है उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज इस तरह से होने चाहिए जो पर्सनलाइज भी हो और कस्टमर के लिए ज़रूरी भी हो। ठीक है, सो आप ये भी जानते हैं कि सर्विसेज में बहुत बदलाव देखने को मिला। आजकल क्या है, पहले क्या था कि बैंकों की ब्रांच जाके ही अ, मतलब कस्टमर को बैंक विजिट ही करना पड़ता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से क्या हो रहा है कि इंटरनेट की हेल्प से कस्टमर घर बैठे बैठे भी बैंकिंग की स्टडी मतलब बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बैंक कस्टमर का डेटाबेस में क्या होगा, कस्टमर का बहुत सारा डेटा होगा। तो इस बहुत सारे डेटा को इस्तेमाल करके बैंक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड प्रोडक्ट उसको बना के दे सकता है। टेलर मेड मतलब जैसा कस्टमर है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट ऑफर करेगा। ठीक है, तो उस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट को कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप कस्टमाइज़ कीजिए, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो कस्टमाइज़ कीजिए। कस्टमाइज़ का मतलब होता है टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब होता है कि जैसा कस्टमर है उसको उस टाइप की सर्विस दीजिए। तो इससे क्या होगा, डेटाबेस की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू इन्हांस कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और रिटेल बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा चैलेंज ये सब चल रहा है। तो इसीलिए जो है डेटाबेस यानी कस्टमर के डेटा को बैंक इस्तेमाल कर रहा है और उस डेटा को इस्तेमाल करके कस्टमाइज सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। यानी डेटाबेस की हेल्प से बैंक जो है अपनी कस्टमर की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और बैंकों की अगर हम बात करें तो बैंक अब वो नहीं रहे कि सिर्फ इसी एरिया में फाइनेंस करना है। अभी इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में दैट इंडियन बैंक हैव डाइवर्सिफाइड। इंडिया के जो बैंक है वो डाइवर्सिफाई हो गए, मतलब वो बहुत सारे सेक्टर में डील करते हैं। रिटेल बैंकिंग, फिर कॉर्पोरेट मतलब इंडस्ट्रीज को लोन देना, रूरल मतलब गांव के लोगों को सर्विसेज या बैंकिंग सर्विसेज देना, इंडस्ट्री के डेवलप कराना। तो बैंक अब ऐसे नहीं कि सिर्फ वो बैंक वाली सर्विस दे रहे, बहुत सारी सर्विसेज बैंक दे रहे हैं। तो इसीलिए जो है प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटाबेस का इस्तेमाल करना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात बोली है कि डेटाबेस की हेल्प से बैंक अपने कस्टमर की वैल्यू जो है बढ़ा सकता है। कैसे? आजकल जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट कंपटीशन है, तो ऐसे टाइम पे सर्वाइव के लिए सबसे ज़रूरी है कि पर्सनलाइज मतलब जिस टाइप का कस्टमर है उसको वैसा प्रोडक्ट ऑफर करो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सो पर्सनलाइज सर्विस के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कस्टमाइज यानी ऐसी सर्विसेज अपने क्लाइंट या कस्टमर को दे सकते हैं जो कस्टमाइज हो, टेलर मेड हो, उनके हिसाब से हो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में भी बैंक जो है सर्वाइव कर सकता है। और बैंक आजकल बहुत सारे अलग अलग एरिया में फाइनेंस करता है, जैसे रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट, रूरल इंडस्ट्रीज, अलग अलग जगह पे। तो अगर बैंकों के पास अच्छा खासा डेटाबेस रहेगा तो बैंक आसानी से अपने कस्टमर को सर्विस दे सकता है। सो कस्टमर नॉलेज रिलेवेंस इन नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट में कस्टमर की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बैंकों के हिसाब से बात करें, सो कस्टमर नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि बहुत से बैंकों के पास अगर कस्टमर की नॉलेज होगी, ठीक है, उसको अगर क्रिएट किया होगा, प्रॉपर डेटाबेस बनाया होगा, तो उसी की हेल्प से आप डिसीजन ले सकते हैं। यानी किस टाइप के कस्टमर है, कस्टमर का आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, किस सेगमेंट के हमारे कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, यानी क्या वो बहुत खर्चा करते हैं, क्या वो बहुत लोन लेना पसंद करते हैं। ठीक है, आप कस्टमर का सेगमेंटेशन कर सकते हो, उनके बिहेवियर को समझ सकते हो और उसी हिसाब से आप उनको टेलर मेड यानी कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कस्टमर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर का एक प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए। अगर हम बात करें बैंकों की, तो स्पेशली जो आपके फॉरेन बैंक या आपके न्यू जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उन्होंने जो है अपना बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो
सो टेलर मेड प्रोडक्ट उनको ऑफर कर सकते हैं। बहुत से बैंकों ने बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, स्पेशली अगर हम बात करें तो फॉरेन बैंक और न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने इस टाइप के बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इससे क्या होता है, इससे जो है बिजनेस में इनोवेशन और डिसीजन मेकिंग की में मदद मिलती है। ठीक है, जनरली आपके फॉरेन और प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है वही इस बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम पे सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब आप कस्टमर की सर्विसेज को इंप्रूव करो। सीआरएम का बहुत सिंपल सा मतलब है कि अच्छी सर्विस कस्टमर को दो और उसका रिटेंशन रेट, मतलब कस्टमर आपका बैंक छोड़ के कहीं और जाए ना, वही आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक अच्छा रिलेशन कस्टमर के साथ बिल्ड करना कि आप उनको अच्छी सर्विस दो और जो है कस्टमर को मतलब आप ही के साथ लॉन्ग टर्म तक कस्टमर बना रहे, वही होता है आपका सीआरएम। ठीक है, so CRM is a term that refer to practice, strategy and technology that companies use to manage and analyze customer interaction and data throughout the customer life cycle. Customer life cycle का मतलब है जब से कस्टमर आपके पास है, शुरू से लेकर अंत तक आप इस टाइप की सर्विस दो, कस्टमर को इस तरह से मैनेज करो कि अच्छी सर्विस रहे और लॉन्ग टर्म तक वो आपके साथ बना रहे। तो जो केएम है ना, केएम और अच्छे आईटी सपोर्ट की हेल्प से आप अच्छी कस्टमर सर्विस उनको दे सकते हैं, अच्छा सीआरएम आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ बोली है। कस्टमर नॉलेज कि आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, बिल्कुल ही कट थ्रोट कंपटीशन है, तो ऐसे टाइम पे सर्वाइव करने के लिए बैंकों के लिए जरूरी हो जाता है कि कस्टमर का सारा डेटाबेस बैंकों को स्टोर करके रखना चाहिए। किस सेगमेंट के कस्टमर है, कैसा बिहेवियर है, उस हिसाब से आप जो है कस्टमर को जो चीज मैच करती होगी ना सुटेबल डेटाबेस, वही टाइप का प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं। तो कस्टमर का सेगमेंटेशन करके आप समझ सकते हैं कि हमारे कस्टमर का क्या बिहेवियर है और उसी हिसाब से आप उनको टेलर मेड प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। बहुत से फॉरेन और जो न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कई सारे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होते हैं इसके हेल्प से बैंक क्या करता है अपना, मतलब ऐसी सर्विसेज कस्टमर को देता है जो इनोवेटिव होती है, मतलब बिजनेस में इनोवेशन के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। और इसके साथ बैंक के जो सीआरएम है यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दो ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ वो बना रहे। अगर आप सीआरएम को और आईटी को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, सो अगर आप जो है सॉरी नॉलेज मैनेजमेंट केएम को अगर आप आईटी के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो आप सीआरएम को भी अच्छी तरह से अपने बैंक में इंप्लीमेंट कर पाओगे। यानी सीआरएम तो बहुत जरूरी है पर नॉलेज मैनेजमेंट और आईटी की हेल्प से आप सीआरएम को भी अच्छे से दे सकते हो। सीआरएम बहुत सिंपल सी बात है, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखना ताकि आप ही के साथ वो रहे, लॉन्ग टर्म तक रिटेंशन बना रहे। ठीक है, तो ये चीज इसमें बोली गई है। एक टर्म है यहाँ पे नॉलेज एनालिसिस। नॉलेज एनालिसिस का एग्जैक्टली मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक स्किल कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ फर्म। यानी किसी भी फर्म की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल है, वही होता है आपका नॉलेज एनालिसिस। यानी आप नॉलेज को एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या चीज है जिसकी वजह से हमारी फर्म जो है सक्सेस हासिल कर रही है। ठीक है, अब जैसे कोई कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है या उसके पास अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज की कौन सी स्किल है जिसकी हेल्प से उनकी फर्म जो है सक्सेस हासिल किए हुए है, तो वही है उसका नॉलेज एनालिसिस। मतलब इसमें आप नॉलेज को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईटी इन बैंक। बैंकों में कब से आईटी इन सबकी शुरुआत हुई है, ठीक है, तो 1993 तक आईटी का ज्यादा कुछ रोल नहीं था क्योंकि जो यूनियन है वो भी इसके खिलाफ थी। पहले सारा काम आपका पेपर पेन से होता था, सारी एंट्रीज बुक में रिकॉर्ड की जाती थी। ठीक है, इसी की हेल्प से क्या होता था कि आप जो ट्रांजेक्शन है किसी स्पेसिफिक ब्रांच से कर सकते, किसी और ब्रांच से आप नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस किताब में जो किताब एक ब्रांच पे रखी वहीं पे आपका हिसाब किताब था। 1993 में जो है ट्रेड यूनियन ने जो है बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत आईटी को अडॉप्शन करने की बात की थी। ठीक है, तो उससे पहले बहुत ज्यादा इसका विरोध किया जा रहा था पर उसके आने के बाद से जो है आईटी बैंकों में इस्तेमाल होने लगा था। तो वही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई, तो इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1993 से बैंकों में जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां पे ऐसा शुरू हुआ था। और उस टाइम पे यूनियन ने भी ये बात रियलाइज कर लिया था कि अगर टेक्नोलॉजी को बैंकों में नहीं लाया गया तो बैंकों के सर्वाइवल के लिए ही खतरा है, यानी बैंक बचेंगे ही नहीं तो फिर आपकी जॉब वो कैसे सेफ रहेगी। तो इसलिए जो है 1993 में एक प्रॉपर हिस्टोरिकल सेटलमेंट किया गया था बैंकों में आईबीए के द्वारा और ट्रेड यूनियन के द्वारा, और तब से जो है बैंकों में टेक्नोलॉजी को यूज किया जाने लगा था और अभी तक वो कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट इन बैंक। डेटाबेस मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब होता है डेटा को इकट्ठा करना। ठीक है, इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज फॉर एफिशिएंट रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशंस। तो बहुत ही सिंपल टर्म में बोले तो डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब है कि डेटा को इकट्ठा करना,
किस पर्पस के लिए? ताकि कभी भी हमें उसको इस्तेमाल करना है, उसको हम रिट्रीव कर सके, उसको हम ले सके और उसको मैनिपुलेट अपने हिसाब से कर सके। वही आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेम ऑफ कस्टमर इन डेटाबेस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। तो कौन कौन कस्टमर होंगे? वो आपके इंटरनल सोर्स, आपके पहले से कुछ कस्टमर्स है या बाहर के कुछ सोर्स है, वहां से भी आप कस्टमर का डेटा ले सकते हैं। सो डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से जब चाहे रिट्राइव कर सको और जब चाहे उसमें किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन कर सके। इन्फॉर्मेशन को आप इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी सोर्स से ले सकते हैं और इससे आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ऐसी इसमें टर्म है एक डेटाबेस मार्केटिंग। डेटाबेस मार्केटिंग का क्या मतलब है? डेटाबेस मार्केटिंग में क्या होता है कि जो डेटा है कस्टमर का, चाहे वो आपके पुराने कस्टमर है या आपके आने वाले कस्टमर है, किसी भी टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं, पहले से वो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं या ऐसे कस्टमर जो फ्यूचर में आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनके डेटा को लिया जाता है और उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, मतलब डेटाबेस मार्केटिंग में जो है पुराने या जो आने वाले कस्टमर है उनके डेटा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उनको मार्केटिंग की स्टेट मतलब उनको मार्केटिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सको, ठीक है। यानी कस्टमर के डेटाबेस का इस्तेमाल करके आप मार्केटिंग कर रहे हैं, बस यही बात है कि मार्केटिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा आपका डेटाबेस मार्केटिंग। यानी डेटाबेस जो है मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। सो डेटाबेस मार्केटिंग इज डिफाइंड एज डायरेक्ट मार्केटिंग टेक्निक। तो ये भी एक मार्केटिंग का तरीका होता है जिसमें एक्चुअल मतलब सच में जो कस्टमर है या प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर बन सकते हैं उनसे उनके डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उनके हिसाब से आप मार्केटिंग करते हैं, तो वही हो जाएगा आपका डेटाबेस मार्केटिंग, ठीक है। सो डेटाबेस के लिए कौन कौन सी मेथोलॉजी यूज की जाती है? वेरियस मेथड यूज बाय बैंक। तो बैंक जो है अलग अलग तरीके यूज करते हैं ताकि डेटा को वो क्या कर सके, मैनेज कर सके और यूज कर सके इफिशिएंट वे में, ठीक है। डेटा के मैनेजमेंट के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए, इफेक्टिव वे में यूटिलाइजेशन के लिए कई सारे मेथड्स बैंक यूज करते हैं। पहला है सेगमेंटेशन टेक्निक। सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? सेगमेंट बना देना, मतलब कस्टमर का बंटवारा कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस टेक्निक पे क्या होता है, कस्टमर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपकी क्या मार्केट है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट मार्केट के आधार पे आप अपने कस्टमर का बंटवारा करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सेगमेंटेशन टेक्निक। तो यहाँ पे जो आपकी टारगेट मार्केट है, ठीक है, टारगेट मार्केट के आधार पे आप अपने कस्टमर्स के ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप में उनको डिवाइड कर देते हैं और उस हिसाब से आप उनको सर्विस देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सेगमेंटेशन टेक्निक। सेकेंड है आपका कस्टम क्लस्टरिंग। कस्टम में क्या होगा कि ऐसे कस्टमर जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है, सेम टाइप के कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेम है, तो उसी के लिए आप क्या करते हैं, नीड के आधार पे उनको पर्सनलाइज सर्विस या टेलर मेड सर्विस देने के लिए उनके ग्रुप बनाते हैं, तो वो हो जाएगा कस्टम क्लस्टरिंग। मान लीजिए कई सारे बच्चे ट्रिप में गए, ठीक है, स्कूल के कुछ बच्चे ट्रिप में गए और एक बस बुक करके गए। रिटर्न के टाइम पे क्या हुआ कि वो जो बस है वो प्रॉपर उस लोकेशन पे गए, ट्रिप हो गई। अब शाम को क्या हुआ, बस खराब हो गई। तो टीचर ने बोला कि अब एक काम करते हैं, हम बस तो नहीं कर पा रहे क्योंकि बस होगी कैंसिल मतलब खराब, तो अब घर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऑटोज बुक करते हैं। तो टीचर ने कहा कि चलो हम 5 या 6 ऑटो बुक करेंगे। तो उस 6 ऑटो में टीचर ने क्या किया कि ऐसे बच्चे जिनका घर आसपास है उनको बोला कि पहले आप देख लो, मान लीजिए किसी एरिया के अलग अलग सेक्टर में, सेक्टर ए में कुछ लोग रहते हैं, कुछ बी सेक्टर के, कुछ सी सेक्टर के, तो अलग अलग एड्रेस के हिसाब से टीचर ने बोला कि पहले ऑटो में वो सारे बच्चे बैठेंगे जो ए सेक्टर के, ताकि ऑटो को अलग अलग जगह ना जाना पड़े। ऐसे बी में वो बच्चे बैठेंगे जो बी सेक्टर के। तो सेक्टर के आधार पर जो डिवाइड कर दिया वही है कस्टम क्लस्टरिंग। यानी कस्टमर के नीड के हिसाब से आपने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, ठीक है। और बंटवारा करने से क्या फायदा हुआ, बंटवारा करने से ये फायदा हुआ कि सबकी नीड एक है। जैसे स्कूल में क्या होता है, फर्स्ट क्लास में सभी एज ग्रुप ऑलमोस्ट सेम होगा, सेकंड क्लास में क्यों, क्योंकि उनकी जरूरत एक है, उनको पढ़ाई वही करनी है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली है। तो कस्टम क्लस्टरिंग में क्या होता है कि नीड के आधार पर उनका बंटवारा किया जाएगा कस्टमर का। सेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि आपने मार्केट के सेगमेंट के हिसाब से कस्टमर को डिवाइड किया, आपकी कौन सी मार्केट है उस हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा डेटा माइनिंग टेक्निक। डेटा माइनिंग में क्या होगा कि बहुत सारा डेटा आपके पास है, बहुत सारे डेटा में से ऐसा पैटर्न ढूंढना जो सिमिलर होगा, ठीक है। तो माइनिंग में क्या होगा कि आपको बहुत सारे डेटा में से लार्ज डेटाबेस, ठीक है, लार्ज डेटा में से आप क्या करना है, कस्टमर के बिहेवियर को ढूंढना। तो बहुत सारे डेटा में से अगर आप कस्टमर के बिहेवियर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वही होगा आपका डेटा माइनिंग टेक्निक। तो बहुत सारा जो डेटा है उसमें से कस्टमर बिहेवियर को फाइंड करना होगा आपका डेटा माइनिंग। चौथा आपका ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मेथड, ठीक है, OLAP। सो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है डेटा को स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ताकि आप डिसीजन कर सके। OLAP का मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मेथड में क्या होगा कि अलग अलग तरीके से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जो है डेटा को एनालिसिस किया जाएगा। एक तरीके से नहीं, कई तरीके से, अलग अलग नजरों से जो डेटा को एनालिसिस किया जाएगा, अलग अलग
पर्सपेक्टिव से, मतलब अलग अलग तरीके से डेटा का एनालिसिस किया जाएगा और फिर जो है डिसीजन लिया जाएगा, वो है आपका OLAP। नेक्स्ट है ई रिटेल। ई रिटेल का मतलब क्या होगा कि कस्टमर को जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, वो आप उनको ऑनलाइन दीजिए। जैसे ई लर्निंग, इसमें क्या घर बैठे बैठे आप स्टडी कर सकते हैं, ई लर्निंग। ऐसे ई रिटेल मतलब जो रिटेल की सर्विसेज दे रहे हैं, रिटेल जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आप, सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो ऑनलाइन दीजिए, वही आपका हो जाएगा ई रिटेल। ठीक है। छठा आपका डेटाबेस कंसिक्वेंट मार्केटिंग। कंसिक्वेंट में क्या होता है कि कस्टमर के डेटा के आधार पे आप नए कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने अपने हस्बैंड का नाम लिखा, तो अब उसके हस्बैंड का खाता है नहीं, वो चेक किया जाएगा, नहीं है तो उस हस्बैंड का भी खाता खुलवा लिया। तो कंसिक्वेंट में क्या हो रहा है कि कस्टमर का जो ऑलरेडी आपके पास डेटा अवेलेबल है, उस पुराने डेटा के आधार पे आप नए कस्टमर्स को, नए पोटेंशियल कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जगह आपका डेटाबेस कंसिक्वेंट मार्केट, यानी पुराने कस्टमर के आधार पे आप नए कस्टमर लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग का मतलब है फोन से अगर आप बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, फोन से अगर बैंकिंग सर्विसेज दिया जा रहा है, तो वो जगह आपका टेली बैंकिंग। नेक्स्ट आपका कॉल सेंटर एंड कॉल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कोई कॉल सेंटर का कोई नंबर हो गया, वहां पे आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी या जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, या कोई भी जो सपोर्ट आपको कॉल सेंटर के थ्रू मिल जाएगी। तो इतने सारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप जो है डेटा को ले सकते हैं। इतने सारे तरीके से जो है बैंक अलग अलग सोर्स से डेटा को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज बोली कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, दैट इंटरेक्ट विथ यूजर, यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, बाकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है और डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। तो यही पर्पस आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। लास्ट एक टॉपिक और है दोस्तों, छोटा सा, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है? डेटा माइनिंग मतलब होता है कि जो डेटा, बहुत सारा डेटा, वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा, उसमें से अपने काम काम का डेटा लेना, वो होता है आपका डेटा माइनिंग। ठीक है। तो डेटा माइनिंग का मतलब है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड समराइजिंग इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग जगह से आपने जो डेटा है उसको आपने स्टडी किया और उसको समराइज फॉर्म में या अपने काम की इन्फॉर्मेशन उसमें से ढूंढ ली, वही आपका डेटा माइनिंग। अब जैसे एक बैंक है जिसके 30 करोड़ कस्टमर है, अब सारे 30 करोड़ कस्टमर के आधार पे ऐसे कस्टमर जिनका सैलरी अच्छा है, या ऐसे कस्टमर जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो वो बहुत ही कम होंगे। तो उनका डेटा लेना और उनको पर्सनल लोन के लिए मेल भेजना कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है। तो ये क्या है? ये डेटा माइनिंग का एग्जांपल है। इतने सारे डेटा में से आपने अपने काम की इन्फॉर्मेशन ली। तो 30 करोड़ में से ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट है? आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जब खाता खुलता है तो उसके खाते में लिखा होता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस टाइप से उनका सेविंग बैंक का खाता था। तो उसके आधार पे सिस्टम ने बताया कि हाँ, सिर्फ 30 करोड़ में से हार्डली जो है 10,000 लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में है या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो सिर्फ उन 10,000 लोगों को ही मेल जाएगी कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतने सारे डेटा के आधार पे सिर्फ 10,000 लोगों को सिस्टम ने क्या किया, माइनिंग किया। इतने सारे डेटा में से सिर्फ 10,000 लोगों का डेटा लेके आपको बोला कि यही वो है जिनको पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, कोई भी लोन जो है ऑफर कर सकते हैं। तो इससे क्या, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, कॉस्ट कटिंग भी बचेगी। ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं डेटा माइनिंग के। तो बहुत सारा जो डेटा है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है आपने उसको एनालिसिस किया और उसको अपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये लोग पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है, इनको अब आप मेल करोगे। तो यही आपका डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग दोस्तों पूछते हैं, ये आपका 1 नंबर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट भी पूछते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने केस स्टडी दिया, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट को बैंकों ने यूज किया। ठीक है। तो ये जो आपका जो नीचे केस स्टडी है, इसमें बस वही बोला गया था कि कुछ बैंकों पे स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, 20 जो बैंक है उनका सैंपल लिया था और उनसे 40 क्वेश्चन पूछे थे। तो उस क्वेश्चन के आधार पे मतलब जिन बैंकों ने डेटाबेस को यूज किया था उनका अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, एज कम्पेयर टू ऐसे बैंक जिन्होंने डेटाबेस को यूज नहीं किया, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ये जो 20 बैंक थे, इसमें से प्राइवेट सेक्टर थे, कुछ नेशनलाइज थे और कुछ कॉर्पोरेट। तो ये 3 कैटेगरी के 20 बैंक लिए गए, उनसे 40 क्वेश्चन पूछा गया और पता लगा कि जिस इस बैंक ने डेटाबेस को यूज किया तो उसको अच्छा आउटपुट, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये स्टडी कंडक्ट कराई गई थी और यहाँ पे बोला गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादातर डेटाबेस मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया था। और प्राइवेट सेक्टर वाले में से भी जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिवली इस डेटाबेस की टेक्निक को, इन सबको इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी हेल्प से वो अपने कस्टमर का प्रॉपर डेटा की लॉयल, हाई नेटवर्थ या प्रिविलेज या न्यू कस्टमर के हिसाब से प्रॉपर उनका रिकॉर्ड रख के उनको डिवाइड कर रहे थे और उनको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे। तो इस हिसाब से वो अपने कस्टमर का जो परचेसिंग बिहेवियर है
उनकी प्रेफरेंस क्या है, तो उसको प्रोएक्टिव मतलब कस्टमर बाद में डिमांड करे उससे पहले जो है उनको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिला था। बाकी अगर हम बात करें जैसे आपके नेशनलाइज बैंक या कॉर्पोरेटिव बैंक, तो इनकी टेक्नोलॉजी प्रॉपर थी नहीं जिसकी वजह से इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो नेशनलाइज और कॉर्पोरेटिव बैंक काफ़ी स्लोली स्लोली पिक कर रहे थे, तो काफ़ी पीछे वो रह गए थे। ऑलमोस्ट जो सभी बैंक है उन्होंने 85 से लेकर 100% सभी बैंक इन्वॉल्व हो गए थे प्रमोशन एक्टिविटी के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम बस बोले इतना ही है कि जो न्यू सेक्टर के प्राइवेट बैंक है उनको इससे काफ़ी फायदा हुआ था, और जो बाकी के बैंक है तो उनका जैसे आपके नेशनलाइज हो गए, कॉर्पोरेटिव हो गए, जहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो थोड़ा सा इसमें पीछे रह गए। तो जो जितना अच्छे से इसको इस्तेमाल कर पाया उसको उतना ज़्यादा फायदा यहाँ पे हुआ था। लेटर सम अप आपका आ चुका है दोस्तों, चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।